तो भाई लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि वेगापंक का मैसेज यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और इसमें वो मेन कहानी स्टार्ट करने से पहले सभी को कंक्लूजन बताता है कि जिस दुनिया में तुम सभी लोग रह रहे हो वो बहुत ही जल्दी समुद्र के नीचे डूबने वाली है। और ये बात सुन के पूरी दुनिया में सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों पांचों के पांचों 5 एल्डर्स वेगापंक की इस बात को सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोस्तों नेवी के हेडक्वार्टर में भी सभी ऑफिसर्स वेगापंक की इस बात को सुन के उस पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि ये दुनिया आखिर समुद्र के नीचे कैसे डूब सकती है। और सेम चीज दुनिया भर के पायरेट्स भी इस बात को यकीन करने से इनकार कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वेगापंक यहाँ अपनी डेथ का एडवांटेज उठा के कुछ भी बक रहा है। और दोस्तों वाटर 7 में हम पॉली को देखते हैं जो बताता है कि उसे तो लगता था कि उसका देश इकलौता है जिसकी जमीन धीरे धीरे करके समुद्र के नीचे डूबती जा रही है, पर जल्द ही पूरी दुनिया के साथ ही ऐसा होने वाला है। और जिस तरह की समुद्र की लहर अभी चल रही है ये कोई मामूली लहर नहीं है। और दोस्तों अब चलते हैं हम लोग सीधा इम्पेल टाउन के प्रिजन में, जहाँ पे हम डॉन क्यूटे डोफ्लेमिंगो को देखते हैं जो कि यहाँ मैगेलन से बोलता है कि ये कितनी गजब बात है कि इम्पेल टाउन भी जल्द ही डूबने वाला है और ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सभी कैदियों को यहाँ पे सुरक्षित रखो। और वो बताता है कि सिर्फ कुछ मीटर के पानी के बढ़ने से ही पूरी दुनिया में लोग पैनिक होने लगेंगे। तो आखिर कितने मीटर पानी चाहिए इस पूरी दुनिया को डुबाने के लिए? अगर समुद्र का पानी सिर्फ 5 मीटर ही बढ़ गया तो उससे भी काफी सारे शहर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इसलिए हमको भी किसी ऊंची जगह में जाना चाहिए। वहीं फिशमैन आइलैंड में शेरा होशी अपने फादर किंग नेपच्यून से पूछती है कि पापा आखिर क्या होने वाला है, जिसपे वो बताते हैं कि कुछ तो बहुत ही खतरनाक। और दोस्तों एगहेड आइलैंड में यहाँ पे नेवी ऑफिसर्स बोलते हैं कि वेगापंक दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट है। अगर वो ये सब झूठ भी बोल रहा है तो इस झूठ से भी पूरी दुनिया में काफी बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। और दोस्तों इस ब्रॉडकास्ट मैसेज के स्टार्ट होने से सभी 5 एल्डर्स काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं और ये गुस्सा ये हमारे साथियों के ऊपर निकालने वाले होते हैं, जहां सैटर्न के सामने नामी का ग्रुप होता है और हमारे ईथन बैरन के सामने बोनी और जायंट्स का ग्रुप, और हमारा सुअर सेंट वारकरी अभी भी लूफी डोरी और ब्रोगी के पीछे पीछे चलता हुआ आ रहा है। वहीं दोस्तों लैब के अंदर यॉर्क भी इस मैसेज को रोकने के लिए उसके सोर्स को ढूंढने में लगी हुई है। तो दोस्तों फाइनली वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू करता है और वो बताता है कि जिस समय वो ये रिकॉर्डिंग कर रहा है उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उसके कुछ दिन बाद एक बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक इस दुनिया में आएगा। ये दोस्तों यहाँ पे एपिसोड 1123 में आए हुए खतरनाक अर्थक्वेक की बात कर रहा है जिसको हमने इस वीडियो में देखा था। और जहां दुनिया को अभी तक वेगापंक की बातों पे यकीन नहीं हो रहा था, वो इस अर्थक्वेक की बात को सुन के अचानक से उसकी बात को ध्यान से सुनने लगते हैं, जिसमें वेगापंक आगे बताता है कि उस भूकंप की वजह से पूरी दुनिया में जो सी लेवल है वो कुछ मीटर तक बढ़ जाएगा, जिससे इस दुनिया के कुछ शहर तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, साथ ही साथ आइलैंड के बीचेस भी पूरी तरीके से गायब हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो तुम लोग मेरे आगे की बात को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अगर इनमें से कुछ भी सच हुआ है तो जो कुछ भी मैं आगे बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि वो अर्थक्वेक किसी नेचुरल फिनोमिनन की वजह से नहीं हुआ था। अब दोस्तों वेगापंक की ये सब बात सुन के सैटर्न को काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है वेगापंक अब एक शब्द और भी मत बोलना। जिसके बाद हम देखते हैं कि नामी, ब्रूक, लिलिथ और ऊसॉप मिलके सैटर्न के ऊपर एक एक करके अटैक करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन सैटर्न को उनके अटैक से ज्यादा कुछ नहीं होता और वो उल्टा उनके ऊपर ही अटैक करना स्टार्ट कर देता है। और वेगापंक अपने मैसेज में बताता है कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पीस की ही मांग की। दोस्तों सैटर्न यहाँ पे हमारे साथियों को किनारे करके सीधा पावर प्लांट की तरफ दौड़ता हुआ जाता है, लेकिन दोस्तों इसके इम्पैक्ट से हमारे साथी नीचे गिरने वाले थे, जिनको रॉबिन यहाँ पे अपने डेविल फ्रूट की पावर से बचा लेती है। सैटर्न यहाँ पे मार्स से पूछता है कि क्या तुमने पावर प्लांट को चेक किया, तो वो बताता है नहीं, जिसके बाद सैटर्न यहाँ पे खुद पावर प्लांट के अंदर जाने का फैसला करता है। दोस्तों वेगापंक अपने मैसेज में बताता है कि उसने पूरी जिंदगी सिर्फ पीस की ही मांग की और यही उसकी सबसे पहली गलती थी। साथ ही साथ उसने एक अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स को इन्वेंट करने का प्लान बनाया था, जिससे इस पूरी दुनिया की प्रोग्रेस को काफी ज्यादा मदद मिलती। और जिस एनर्जी सोर्स की वेगापंक यहाँ बात कर रहा है दोस्तों वो है मदर फ्लेम, जो कि पावर प्लांट में रखी हुई है। और सैटर्न यहाँ पे उसके सामने पहुंच जाता है और उसके सामने रखे हुए ट्रांसमिशन ट्रांसपॉन्डर स्नेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन इसके बाद
बावजूद भी वेगापंक का मैसेज यहाँ पे स्टॉप नहीं होता और वो बताता है कि इस एनर्जी सोर्स को क्रिएट करने में वो सूरज की एनर्जी के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका था। अब इस मैसेज को स्टॉप करने के लिए सेंट मार्स सैटर्न प्लान बनाते हैं कि वो सारे ट्रांसमिशन ट्रांसपॉन्डर स्नेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे। वापस से मैसेज में चले तो वेगापंक बताता है कि मैं आप सभी को सारी चीजें ऑर्डर में एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ कि आखिर इस दुनिया के साथ क्या क्या होने वाला है। और यहीं पे दोस्तों हम ये भी देखते हैं कि हमारा एंशिएंट रोबोट लगातार लूफी की तरफ आगे बढ़ता हुआ आ रहा है और इस पे नेवी के किसी भी अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और दोस्तों हम लूफी और डोरी ब्रोगी को भी देखते हैं जिनके पीछे हमारा सुअर लगातार पीछा करता हुआ उनके पीछे पीछे आ रहा था। वापस से वेगापंक के मैसेज में चले तो वेगापंक बताता है कि आज से 900 से 800 साल पहले एक वॉइड हिस्ट्री टाइप का एक टाइम पीरियड मौजूद है। और जब वेगापंक ये सब बताता है मैरी जॉ में मौजूद सभी सेलेस्टियल ड्रैगन नेवी को इस मैसेज को रोकने के लिए बोलते हैं, लेकिन वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू रखता है और वो बताता है कि इस पीरियड को वॉइड सेंचुरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को हिस्ट्री से इरेज कर दिया गया है। और वेगापंक बताता है कि इस पीरियड की हिस्ट्री को जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है पास्ट के लेटर्स को डिसाइफर करना जिनको हम पोनिग्लिफ्स कहते हैं, जो इस वक्त पूरी दुनिया में ही अलग अलग लोकेशन में मौजूद हैं। और दोस्तों हम चलते हैं ईस्ट ब्लू में स्थित ऑरेंज टाउन में, जहाँ पे हम कुछ फैमिलियर फेसेस को देखते हैं, जिसमें सिटी के मेयर बूडोल के साथ एक छोटी सी बच्ची गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई फेक हिस्ट्री को रीड करके बताती है कि आज से काफी समय पहले दुनिया के 20 बड़े किंग्स ने एक साथ मिलके वर्ल्ड गवर्नमेंट को क्रिएट किया था। खैर वेगापंक अपने मैसेज को कंटिन्यू करता है और वो बताता है कि पोनिग्लिफ्स को डिसाइफर करना गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्टली बैन है, लेकिन एक गवर्नमेंट साइंटिस्ट होने के बावजूद उसने ऐसा करने के लिए अपने हाथ आगे किए और यही उसकी दूसरी बड़ी गलती है। वो बताता है कि उसने वो सारी बुक्स को स्टडी किया जो कि ओहारा के ब्रिलियंट आर्कियोलॉजिस्ट ने प्रिजर्व करके रखी थी, साथ ही साथ काफी सारे पोनिग्लिफ को भी डिसाइफर किया और अपनी रिसर्च को जितना हो सके उतना ज्यादा पुश किया। और इस चीज का मुझे एक पल भी रिग्रेट नहीं हुआ क्योंकि हमारा इतिहास ही हमारी कहानी है। दोस्तों हम एडिसन को भी देखते हैं जो कि नीचे एक लैब के अंदर जाके एक कंटेनर के लीवर को ओपन कर देता है, जिससे काफी सारी गैस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। वापस से वेगापंक के मैसेज में चलें तो वो बताता है कि जितना उसे पता चला है ये एक इनकम्प्लीट स्टोरी है वॉइड सेंचुरी के बारे में, और इस इनकम्प्लीट स्टोरी को पूरा करने के लिए वो कोई तुक्का नहीं मारेगा, बल्कि वो यहाँ पे सिर्फ वही चीजें बताने वाला है जिसके ऊपर उसे 100% श्योरिटी है। वहीं दोस्तों हमारा सुअर लूफी और डोरी और ब्रोगी के पीछे लगातार आ रहा था, जिसको रोकने के लिए लूफी उस पे एक और हमला करने के लिए सीधा आसमान पे जाता है। और वेगापंक यहाँ पे अपने मैसेज में बताता है कि जो कहानी मैं यहाँ तुम सभी को बताने वाला हूँ उसका लीड कैरेक्टर आज से 900 साल पहले दुनिया के सबसे एडवांस्ड किंगडम में पैदा हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि ये कैरेक्टर अपनी इलास्टिक बॉडी से फाइट करता था, बिल्कुल सन गॉड निका की तरह, जो कि एल्वाफ की मैथोलॉजी का एक गॉड था। और इस कैरेक्टर का नाम था जॉय बॉय, जो इस दुनिया का सबसे पहला पायरेट था। वहीं बैकग्राउंड में लूफी सेंट वारकरी के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, लेकिन इस पे उसका ही हाथ जल जाता है। और दोस्तों ये पहली बार था जहां इस दुनिया को जॉय बॉय के बारे में पता चलता है, जिसको सुन के पूरी दुनिया में सभी लोग काफी ज्यादा शौक में आ जाते हैं। और हम वानोम कंट्री में देखते हैं जहां पे सभी लोग इस मैसेज को सुन रहे थे, जिसमें मोमन उसके बताता है कि जॉय बॉय भी एक पायरेट था और वो भी लूफी की ही तरह था, लेकिन यहाँ पे ये सभी लोग लूफी से वापस मिलने का सोचते हैं। वहीं दोस्तों हम लोग नेवी की नेवल G4 ब्रांच में देखते हैं जहाँ पे फेक स्ट्रॉ हैट जो इस वक्त फेक केड पायरेट्स के गेटअप में मौजूद हैं, वो यहाँ पे जेल के अंदर कैद हैं। वापस से वेगापंक के मैसेज में चले तो वो बताता है कि उसने यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ पोनिग्लिफ्स को ही स्टडी किया, जिसमें एक ग्रेट वॉर का मेंशन था, और उस वॉर में जॉय बॉय ने करंट टाइम की जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ फाइट किया था। अब जैसे जैसे वेगापंक का यहाँ पे मैसेज आगे बढ़ता है, हमारे एल्डर्स का गुस्सा भी उतना ही ज्यादा वेगापंक के प्रति बढ़ता जाता है। वेगापंक बताता है कि उस वॉर में दुनिया के 20 बड़े देश ने एक साथ मिलके एक टेम्पररी अलायंस बनाया था, और ये सिर्फ इसीलिए हो सकता है क्योंकि जॉय बॉय की टीम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उन सभी को एक साथ उसके खिलाफ आना पड़ा। वैसे तो इस वॉर का मेन रीजन क्या था वो अभी तक अननोन है, पर ये अच्छाई और बुराई की बजाय दो डिफरेंट आइडियोलॉजी के बीच की एक जंग थी। और जैसा कि मैंने बताया था, जिस किंगडम में जॉय बॉय का जन्म हुआ था वो सिविलाइजेशन 900 साल पहले भी काफी ज्यादा एडवांस थी। और दोस्तों जो आइलैंड में कैरेट जॉय बॉय का नाम सुन के बताती है कि इसका कनेक्शन
ट्यूनीसिया से हो सकता है। वेगापंक बताता है कि उस सेंचुरी के दौरान उस जंग में जो भी वेपन्स यूज किए थे वो मॉडर्न साइंस के लिए भी क्रिएट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि उसको रेप्लिकेट करना मुझ जैसे जीनियस के लिए भी इम्पॉसिबल है। और इसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती हैं। दोस्तों वापस से नामी के ग्रुप की तरफ चलें तो यहाँ पे ब्रूक जोरो और जिनवे को आवाज लगा के अपनी तरफ बुलाता है कि तभी वहाँ पे नामी की नजर साइड में बादलों पे जाती है और वो नोटिस करती है कि जो बादल हैं वो आगे की तरफ स्ट्रेच होने लगे हैं। और थोड़ा सोचने के बाद ब्रूक बताता है कि ये जरूर एडिसन ने ही किया होगा, क्योंकि वो हम लोगों की मदद करना चाहता था जिससे हम लोग इन नए आए हुए बादलों की मदद से सुरक्षित समुद्र के पानी में लैंड कर सकें। और ये देख के हमारे साथी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो फाइनली यहाँ से एस्केप करके निकल सकते हैं। वहीं दोस्तों नीचे हम लोग एडिसन को देखते हैं जो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए स्ट्रॉ हैट्स तुमको इस आइलैंड से निकलना होगा और किसी भी हाल में वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों तुम लोग पकड़े मत जाना। और एडिसन के इन्हीं शब्दों के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई फटाफट से कर दो। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि एज की मदर का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है पोर्टकस डी रूक। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है उन सभी के कमेंट तुम सभी को स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुम सभी को बताना है कि भाई रेवोल्यूशनरी आर्मी का सेकंड इन कमांड कौन है। अगर तुमको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।